हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो अभी फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसके जीएस क्वेश्चन के सभी शिफ्ट्स का एक डिटेल्ड सॉल्यूशन है। सो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम अ BTech graduate and I have cracked various government exams like bank PO and state government exams. Then I have qualified SSC CGL and prelims for around 4 to 5 times, and I also have the experience of how to crack an exam along with job while working, as you have to manage time along with your job. Now, since I have a passion for teaching, I am here to share my insights and experiences, my tricks to solve the questions in the minimum possible time. So that's what I'm here for. अब देखिए, वो बोल रहा है कि किस कंट्री की चेयरमैनशिप जो होगी वो 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है किस कंट्री के पास जाएगी, तो वो जाएगी रशिया के पास। रशिया। अब ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स जो है ये इनिशियल हैं हर कंट्री के। तो ये एक संगठन बनाया गया था ताकि कंट्रीज़ को आसानी से लोन वगैरह दिया जा सके। तो ये इनिशियल जो इसके फाउंडिंग मेंबर थे वो थे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, तो इससे ब्रिक्स बना था। ठीक है। अब इसी ब्रिक्स ने क्या करा, फिर अपना एक बैंक बनाया। ठीक है, जिसका इन्होंने नाम रखा न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इस बैंक को बनाने की जो प्रक्रिया हुई वो कहाँ पर हुई, मतलब इसको बनाया कब गया? 6th समिट में बनाया गया ब्रिक्स की, फोर्टालेज़ा में एग्रीमेंट साइन हुआ। फोर्टालेज़ा कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में। ठीक है, तो वहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो था इसकी ख़ास बात क्या थी? एक तो ये शंघाई में था। ठीक है, ये शंघाई में था और इसके पहले प्रेसिडेंट जो थे वो थे केवी कामत। अब इस टाइम एट प्रेजेंट जो हैं इसके प्रेसिडेंट कौन हैं? डिल्मा रूसेफ। ठीक है, तो ये जुलाई 2014 में ब्रिक्स बैंक बना था और इसकी इनिशियल जो ऑथराइज्ड कैपिटल थी वो थी $100 बिलियन और इसकी इनिशियल सब्सिडाइज्ड कैपिटल जो थी वो थी $50 बिलियन। ठीक है, अब इसमें ब्रिक्स में एक ख़ास बात ये है कि जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें वीटो पावर होती है, 5 जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है। लेकिन ब्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिक्स में जो है वो वीटो पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है। एक बात, अब देखिए ब्रिक्स के जो इनिशियल फाउंडिंग मेंबर्स थे वो तो ये थे, लेकिन अब ब्रिक्स का जो है विस्तार हो चुका है। ब्रिक्स के अंदर ये कंट्रीज़ तो हैं ही, बट इनके साथ साथ और भी कंट्रीज़ अब जुड़ने का जुड़ रही हैं। एक तो गई इजिप्ट, एक हो गया इथोपिया, एक हो गया ईरान, एक हो गया UAE। तो अब ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? ब्रिक्स बनाएंगे। ओके, देखिए वो कह रहा है कि निवेश मित्र मोबाइल ऐप जो है वो किस सरकार का इनिशिएटिव है, तो वो है उत्तर प्रदेश सरकार का, यूपी गवर्नमेंट। अब इसमें होता क्या है निवेश मित्र मोबाइल ऐप में? तो ये एक मोबाइल ऐप है और ये सिंगल विंडो सिस्टम है। और इसमें क्या कर सकते हैं? इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या न्यू इंडस्ट्रीज़ सेटअप कर सकते हैं। तो किस सरकार का है? उत्तर प्रदेश सरकार का। अब उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है? बारहसिंगा। ठीक है, इनका स्टेट फ्लावर क्या है? पलाश। स्टेट ट्री क्या है? अशोक। और स्टेट बर्ड क्या है? दैट इज़ द सारस क्रेन। और उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? इट इज़ सेलिब्रेटेड इन 24 जनवरी। ओके, और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम चेंज होकर क्या रखा गया था? उत्तर प्रदेश। ओके, और
उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? इन नवंबर, आई गेस 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ था और 27th स्टेट बना था। देखिए कह रहा है कि वाइट लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ हाउ मैनी कलर्स, तो ये आंसर होगा 7। ठीक है, आपकी ये जो सिंपली वाइट लाइट है ये 7 टुकड़ों में बट जाती है और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, 7 कलर्स में हो जाती है। और कौन से हैं वो 7 कलर्स? वो है विबग्योर। विबग्योर, ठीक है। तो इस विबग्योर में अब क्या होता है कि एक प्रिज्म तो सीधा है, और अगर मैं इसका एक अपोजिट प्रिज्म लगा दूँ यहाँ पे, तो पहले तो ये 7 टुकड़ों में बटेगी, और फिर जब ये यहाँ से निकलेगी, मतलब जब मैं उल्टा प्रिज्म लगा दूंगा तो यहाँ से फिर दोबारा क्या निकलेगी? वाइट लाइट मेरी निकलेगी। अब इनके बारे में कुछ बातें हैं कि देखो ये डिस्पर्जन किस वजह से होता है। तो डिस्पर्जन इज़ ड्यू टू डिफरेंट वेलोसिटीज़ ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। ठीक है, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। अब क्या होता है, चूँकि वेलोसिटी अलग अलग है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो वेलोसिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किसका होता है? वायलेट का। ठीक है, म्यू जो होता है मैक्सिमम होता है वायलेट का और मिनिमम हो जाएगा रेड का। अब चूँकि ये वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वेलोसिटी जो हो जाती है वो मैक्सिमम किसकी होती है? रेड की, और मिनिमम किसकी हो जाएगी? वायलेट की क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी वेलोसिटी। इसी तरह से डेविएशन, भाई वायलेट कलर सबसे ज़्यादा डिविएट करता है मेरा, ऐसे डिविएट हो रहा है ना सबसे ज़्यादा, तो वायलेट डेविएशन मैक्सिमम किसका होगा? वायलेट का होगा, और मिनिमम किसका होगा? रेड का होगा। ओके, अब देखिए बोल रहा है कि नालको जो है, नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है भुवनेश्वर में। अब देखिए नालको के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक नवरत्न कंपनी है, इट इज़ अ नवरत्न कंपनी। और नवरत्न कंपनी जो है वो कितनी है इंडिया में? 14। 3 तरह के रत्न होते हैं, महारत्न, मतलब ये कंपनीज होती हैं, नवरत्न, ठीक है, उसके बाद आती है मिनी रत्न। तो कितनी नवरत्न हैं? 14 नवरत्न हैं। और कौन कौन सी हैं? जैसे कुछ एक एग्जांपल देख लो आप, बेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, देन ये नालको हो गई, ठीक है, देन कॉनकॉर हो गई, देन एक REC हो गई, रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज, देन HAL हो गई, और NBCC और OIL और PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये सब हैं, ये नवरत्न कंपनी है ना। उड़ीसा के बारे में देख लो, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा का स्टेट एनिमल इज़ सांभर डियर, सांभर डियर। और स्टेट बर्ड क्या है? ब्लू जे, ब्लू जे। और इनका एक है रेप्टाइल, स्टेट रेप्टाइल, दैट इज़ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। और नालको जो थी 1981 में बनी थी, ओके, 1981 में बनी थी, और ये किसको बिलोंग करती है? टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच इज़ द हाईएस्ट पोस्ट फॉर सेंसस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो ये है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये हाईएस्ट पोस्ट। अब अगर मैं सेंसस के बारे में आपको बताऊं तो सेंसस कम्स अंडर आर्टिकल 246 एंड शेड्यूल 7, 7th शेड्यूल में, और 246 आर्टिकल में आता है। और ये कौन सी लिस्ट में आता है? ये आता है यूनियन लिस्ट में, तीनों लिस्ट में ये यूनियन लिस्ट में आता है। देन किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MOHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो फर्स्ट सेंसस वैसे कब हुआ था? लॉर्ड मेयो की निगरानी में 1872 में, ठीक है, लॉर्ड मेयो, ब्रिटिश राज में।
लेकिन जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो माना जाता है वो माना जाता है 1881 में लॉर्ड रिपॉन के टाइम पे इन्होंने करवाया था। ठीक है, तो अभी जो 2011 में जो हुआ था ये था हमारा 15th सेंसस, इट वाज द 15th सेंसस। और इस सेंसस का स्लोगन क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और इस सेंसस के जो रजिस्ट्रार थे वो कौन थे, सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली। ठीक है, देखिए हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन 1946। तो इट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ये सबसे पहले इसका आइडिया किसने रखा था सबसे आगे, इसका आइडिया रखा गया था बाय एम.एन. रॉय इन 1934। ठीक है, बाय एम.एन. रॉय। तो डिमांड जो है वो ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बना देंगे। कब, 1940 में। और इसी को क्या बोला गया था, अगस्त ऑफर। उन्होंने कहा था कि हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे बट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। और इसी के लिए इन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा था, इसी के लिए इन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा था 1942 में। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली बनी थी। और वो कब बनी थी, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन हुआ था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन हुआ था। और आखिरी कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। और टोटल कितने सेशंस हुए थे, 11 सेशंस हुए थे। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 पार्ट थे। एक तो था पार्टली तो इलेक्टेड था, ठीक है, कुछ तो इलेक्टेड था और कुछ नॉमिनेटेड था। तो इलेक्टेड वाले पार्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस, टोटल सीट जो थी वो 296 थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी 208 आईएनसी ने, और जो 73 सीट्स थी वो जीती थी मुस्लिम लीग ने। ठीक है, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये जो थे ये फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। ये टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ये भी थे। तो अगर पूछता है कि टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और परमानेंट प्रेसिडेंट पहले कौन बने थे, वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। कौन कौन, 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। तो एक तो थे एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, और एक थे वी.टी. कृष्णमूर्ति। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज़ इनफ टू टेल यू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए पूछ रहा है ग्रेट बैरियर रीफ इज़ लोकेटेड एट द कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। और ये रीफ्स क्या होते हैं, रीफ्स तो ये खाली रीफ्स नहीं होते, ये कोरल रीफ्स होते हैं। अब ये कोरल क्या होते हैं, ये कोरल जो होते हैं ये पिंक या वाइट सब्सटेंसेस होते हैं, पिंक या वाइट सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बोन्स से बनते हैं, बोन्स ऑफ एनिमल्स से बनते हैं। ठीक है, कहाँ पर, इन द सी, समुद्र के अंदर। तो ये समुद्र के अंदर होते हैं कोरल रीफ्स। अच्छा, इंडिया में भी बहुत जगह हैं कोरल रीफ्स, जैसे अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप। ठीक है, तो इंडिया में भी इन जगहों पर कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रयाग प्रसाती जो थी ये किसने कंपोज करी थी संस्कृत में, तो प्रयाग प्रसाती जो थी वो हरिसेना ने करी थी, जो किसका कोर्ट पोएट था, समुद्रगुप्त। और कहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में, इन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद
पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बाणभट्ट जो थे ये कौन थे, ये किसके कोर्ट पोएट थे? तो ये थे हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन भी काफ़ी पावरफुल एम्परर थे, जिनकी फर्स्ट कैपिटल क्या थी? थानेश्वर। और सेकंड कैपिटल जो थी, मेन कैपिटल, वो थी कन्नौज। ठीक है। अब देखिए वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून लेक सिचुएटेड एट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरफ जो है वो उड़ीसा है, उड़ीसा की चिल्का लेक है। तो इसका आंसर आ जाएगा चिल्का लेक। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है। और ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून लेक है। और उड़ीसा में एक फेमस नेशनल पार्क है, दैट इज़ द भीतरकनिका नेशनल पार्क। और रेप्टाइल जो है यहाँ पे क्रोकोडाइल है, जो इसका स्टेट रेप्टाइल है। और स्टेट बर्ड दैट इज़ ब्लू जे। और स्टेट एनिमल इज़ सांबर डियर। ठीक है। नाउ दिस लोनार crater lake, it is in Maharashtra, whereas this Koleru lake, it is in Andhra Pradesh, and it is a Ramsar site located at the delta of गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। गोदावरी एंड कृष्णा मतलब इन दोनों के डेल्टा पर सिचुएटेड है ये कोलेरू लेक। और पंचभद्र सॉल्ट लेक ये है राजस्थान में। ठीक है, ये है राजस्थान में। तो आंसर इसका है चिल्का लेक। अब देखिए वो बोल रहा है कुमार संभवम इज़ द लिटरेरी वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स। तो कुमार संभवम लिखा था कालिदास ने। तो कालिदास किसका कोर्ट पोएट था? चंद्रगुप्त का। तो कौन सा चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। और इनके कोर्ट में एक और महान साइंटिस्ट थे, उनका नाम, मैथमेटिशियन थे, उनका नाम क्या था? आर्यभट्ट। यस, आर्यभट्ट जो थे वो चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में थे। कालिदास ने और भी रचनाएं करी थी, फॉर एग्जाम्पल मालविकाग्निमित्र, ठीक है, मेघदूत एंड अभिज्ञान शकुंतलम। कलहन ने कौन सी वो लिखी थी? राजतरंगिणी, जो किस पर बेस्ड थी? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। एंड नाउ भैरवी, ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ सिम्हा विष्णु, जो कहाँ के थे? राजा थे पल्लवा के। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि वर्ल्ड बुक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे एवरी ईयर। तो ये 23 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, 23 अप्रैल। ठीक है। अब वर्ल्ड बुक डे की ये जो है ये एक यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। और इसमें हर साल एक बुक कैपिटल जो है वो रखी जाती है। अब देखिए 2023 की जो बुक कैपिटल थी वो थी आक्रा, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ घाना। और 2024 में स्ट्रैसबर्ग, इसको जो है स्ट्रैसबर्ग, ये जो है इसको रखा गया है वर्ल्ड बुक कैपिटल। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट डे 23 मार्च को होता है, ये तो हो गया 23 अप्रैल को, 31 मार्च को होता है, वो क्या होता है? वर्ल्ड अर्थ डे। अब देखिए हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO कहाँ पर है? तो वह हैं जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल क्या है? स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बर्न। अब देखिए ये बोल रहा है कि गुड़ी पड़वा जो है वो स्प्रिंग टाइम फेस्टिवल है कौन सी स्टेट का? तो गुड़ी पड़वा मनाया जाता है भाई महाराष्ट्र में। इनफैक्ट ये महाराष्ट्र एज न्यू ईयर डे मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा।
ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में और भी फेस्टिवल जो मनाए जाते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे एक है काला घोड़ा फेस्टिवल, काला घोड़ा, ओके। एक है एलिफेंटा फेस्टिवल, एक है भाई और बहन के बीच का फेस्टिवल भाऊ बीज फेस्टिवल, और एक है पोला फेस्टिवल, ये बुल्स और ऑक्स के लिए होता है, उनको पूजा जाता है, द पोला फेस्टिवल। और एक होता है कालिदास फेस्टिवल। अब देखो, अगर इसके साथ साथ हम इसमें देखें कि यार गुजरात में क्या क्या फेस्टिवल मनाए जाते हैं, कि गुजरात में तो पता होना चाहिए। तो एक तो बनाया जाता है भाई भावनाथ फेस्टिवल, ठीक है, भावनाथ फेस्टिवल। देन रण उत्सव, देन एक मनाया जाता है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, ठीक है। तो ये सब मनाए जाते हैं। और एक हो गया शामला जी फेयर, ये भी गुजरात में मनाया जाता है, ओके। देन हिमाचल प्रदेश में, इफ वी टॉक अबाउट हिमाचल प्रदेश, तो एक तो मनाया जाता है यहाँ रेणुका जी, ओके। और एक मनाया जाता है यहाँ पे फगली, एक मनाया जाता है लवी फेस्टिवल, ओके। एक यहाँ मनाया जाता है हल्दा फेस्टिवल, हल्दा। और एक मनाया जाता है यहाँ पे कुल्लू फेस्टिवल। और ये जो रेणुका जी फेस्टिवल होता है, ये परशुराम जी का और रेणुका जी, इनका फेस्टिवल होता है, ठीक है। ये हिमाचल में मनाया जाता है। तो गुड़ी पड़वा की बात हो रही थी, तो महाराष्ट्र में अगर तुम देखो, महाराष्ट्र, इफ वी लुक एट महाराष्ट्र इसका आंसर है। तो महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल क्या है, तो इट इज़ जायंट स्क्विरल। और फ्लावर कौन सा है, जारुल, स्टेट फ्लावर। एंड स्टेट ट्री इज़ मैंगो ट्री। अब देखिए सेंसस के बारे में फिर दोबारा आ गया है। सेंसस मैंने पहले ही बताया था कि सेंसस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, MOHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। पहला सेंसस कब हुआ था, कंप्लीट सेंसस जो होता वो 1881 में हुआ था। और अभी लेटेस्ट जो हुआ था वो पहले जो हुआ था 2011 में, वो हमारा 15 सेंसस था, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। और उसके चेयरमैन कौन थे, CC चंद्रमौली। अब देखिए जैसे बोल रहा है कि हेडक्वार्टर्स ऑफ NHRC क्या है। अब देखिए NHRC जो है वो बने कब थे, सबसे पहली बात तो 1993 में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में बना था। बट एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक स्टैचूटरी बॉडी है, इट्स ए स्टैचूटरी बॉडी। ऑब्वियसली हेडक्वार्टर्स इसके दिल्ली में, इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन दिल्ली। और इसके अंदर जो कितने लोग होते हैं, तो एक तो चेयरमैन होगा और 5 इसमें सदस्य होते हैं। और जो चेयरमैन होता है वो क्या होगा, वो या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ओके। और ये जो 5 सदस्य हैं इनमें से एक कौन होगी, एक वुमेन होगी, एक वुमेन होती है। और इन सबको अपॉइंट कौन करता है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो अपॉइंट करता है, लेकिन साथ में एक कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि कौन कौन से मेंबर्स होंगे। अच्छा, ये लोग 3 साल तक सर्व कर सकते हैं या अप टू 70 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ये इसमें रोल होता है इनका, ओके। सो इट्स इन दिल्ली। अब देखिए वो बोल रहा है कि लिस्ट ऑफ रिवॉल्यूशन कौन कौन से थे, मतलब ब्लू रिवॉल्यूशन जो था वो किससे रिलेटेड था, तो ये लिस्ट दी हुई है। तो इसमें ब्लू रिवॉल्यूशन देखिए वाटर से नहीं था, वाटर पोल्यूशन का नहीं था, ये था फिशरीज़ प्रोडक्शन के लिए, फिशरीज़ प्रोडक्शन के लिए। नाउ डेयरी प्रोडक्शन किसके लिए था, मतलब ये था वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कॉटन प्रोडक्शन, कि भैया कॉटन का प्रोडक्शन जो था वो था सिल्वर फाइबर प्रोडक्शन, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। इस तरह से और भी रिवॉल्यूशन थे। फॉर एग्जांपल राउंड रिवॉल्यूशन, इट वाज फॉर पोटैटो,
देन देयर वाज अ ब्राउन रेवोल्यूशन, वो था लेदर के लिए. देन देयर वाज अ येलो रेवोल्यूशन फॉर ऑयल सीड. ओके, रेड रेवोल्यूशन फॉर मीट प्रोडक्शन या टोमेटो प्रोडक्शन. ओके, देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाईएस्ट पीक जो है साउदर्न इंडिया में अनाई मुड़ी वो कौन सी रेंजेस में है. तो है नीलगिरी रेंज में. अब नीलगिरी क्या है कि ये एक जंक्शन होता है. एक जंक्शन है किस किस का, नीलगिरी माउंटेन्स हैं और ये जंक्शन है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, इन दोनों का. ठीक है, इन दोनों का जंक्शन है नीलगिरी हिल्स. और इसी नीलगिरी हिल्स पे क्या है, अन्नामलाई हिल्स, इसी का पार्ट है अन्नामलाई हिल्स. और इसी अन्नामलाई हिल्स का जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक वो क्या है, अनाईमुड़ी पीक. ठीक है, तो ये समझ आ गया. अब वेलिकोंडा रेंज क्या है, ये ईस्टर्न घाट्स में पड़ता है. ये नीलगिरी रेंज कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है वेस्टर्न घाट्स में. ठीक है, और ये पड़ता है वेलिकोंडा जो है, ये पड़ता है ईस्टर्न घाट्स में. ठीक है, ये यूनिफॉर्म नहीं होता. और महेंद्र गिरी जो होता है वो इसका हाईएस्ट पीक होता है, महेंद्र गिरी. देन विंध्या. अब देखिए विंध्याचल माउंटेन्स जो हैं ये गुजरात से शुरू होती हैं. ठीक है, और बिहार तक जाती हैं. और बिहार में इनको क्या बोला जाता है, कैमूर हिल्स बोला जाता है. तो ये है. अब विंध्या माउंटेन्स इधर हैं और सतपुड़ा माउंटेन्स इधर हैं. और इन दोनों के बीच में दो नदियाँ बहती हैं रिफ्ट वैली में, नर्मदा रिवर. Now first all girls सैनिक स्कूल has been inaugurated in मथुरा. अब देखिए बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 to 18 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स. तो आंसर है इसका वैसे राइट टू इक्वालिटी. देखिए ये सब फंडामेंटल राइट्स में आ जाते हैं हमारे, और फंडामेंटल राइट्स हमारा कंप्राइज करता है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले जैसे आता है राइट टू इक्वालिटी, RTE. तो ये आते हैं हमारे 14 से 18 तक. ठीक है, उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, RTF, और वो आता है 19 से 22. देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो आते हैं 23 and 24. देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो आते हैं 25 से 28. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ओके, देन एक आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वो आते हैं 29-30. एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ 32. सो हम इनके बारे में कंसर्न्ड नहीं है, इनको हटाओ. अभी हम कंसर्न्ड है अबाउट राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी जो कि 14 से 18 में है. तो इसको करने का तरीका क्या है याद करने का, लॉ में डाउट. सो LDOUT. ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ये L से क्या है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ओके, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. और तो ये क्या होगा, ये हो गया आर्टिकल नंबर 14. देन ये हो गया नो डिस्क्रिमिनेशन, D से नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, रिलीजन. ठीक है, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, देन अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ओके, देन यू से क्या होगा, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये आ जाएगा आर्टिकल नंबर 17 में. एंड टी से आ गया अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये आ गया आर्टिकल नंबर 18. तो टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री, भाई मिलिट्री के टाइटल्स हैं वो आप अबॉलिश नहीं कर सकते. तो ये राइट टू इक्वालिटी में आएगा. ठीक है, तो 14 to 18 जो है वो राइट टू इक्वालिटी में है. तो मैंने तुम्हें बता दिया एक बैच ये 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी. देन है 19 to 22 राइट टू फ्रीडम. देन है 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. 29-30 राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. एंड देन फाइनली
right to constitutional remedies, that is article number 32. Key responsibility of regulatory and administrative framework for corporates. तो ये किस मतलब मिनिस्ट्री के अंदर आता है? आता है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, MCA. नाउ हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स? इट्स निर्मला सीतारमन. निर्मला सीतारमन. ओके. देखिए जैसे वो बोल रहा है फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है वो कौन से प्लेसेस में सिचुएटेड है, तो PRL ये जो है कहाँ पर है? ये है अहमदाबाद. नाउ अहमदाबाद इज़ अ सिटी विच ऑल्सो हैज़ अ लेक, वेरी फेमस लेक कॉल्ड काकरिया लेक. और अहमदाबाद को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा भी मिला था. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी. And it was founded in 1411, right? 1411 by Ahmad Shah. Okay, now where is Ahmedabad? It is in Gujarat. Now about Gujarat, what we can say कि state animal क्या है गुजरात का? State animal is Asiatic lion. और इनका जो फ्लावर है वो क्या है? वो है मैरीगोल्ड. और इनकी जो बर्ड है, स्टेट बर्ड, दैट इज़ फ्लेमिंगो. और जो ट्री है वो कौन सा है? वो है बैनियन ट्री. और इनका जो फ्रूट है, स्टेट फ्रूट, दैट इज़ व्हाट? इट इज़ मैंगो. देखिए वुमेन पावर लाइन नंबर क्या है यूपी में? 1090. एवरीबडी नोज दिस. एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. 1090 जो है वुमेन पावर लाइन. An attempt to obtain sensitive information such as username, password and credit card details for malicious reasons. तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ़िशिंग. अब देखो फ़िशिंग क्या होता है? फ़िशिंग होता है वो आपके ईमेल पर एक लिंक भेजेगा, ठीक है? और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हो, आप एक दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है? और उस वेबसाइट पर क्या पड़ा होगा? मैलवेयर पड़ा होगा. तो वो मैलवेयर क्या कर देगा? वो आपके सारे के सारे क्रेडिट कार्ड डिटेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, उन सब डिटेल्स को हैक कर लेगा. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ़िशिंग. देखो बैलाडिला हिल्स, ये ऑक्स के हम्प की तरह लगती हैं. ये हिल्स कहाँ पर सिचुएटेड हैं? तो ये छत्तीसगढ़ में. ओके, बैलाडिला रेंज ऑफ हिल्स. ओके. अब देखिए वो कह रहा है कि श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय विच ऑफ द. तो ये पाक स्ट्रेट से सेपरेटेड है. पाक स्ट्रेट, ठीक है. अब स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक चैनल होता है जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है. तो एक वाटर चैनल जो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रहा है वो एक स्ट्रेट हो गया. तो पाक स्ट्रेट कनेक्ट करता है इंडिया और श्रीलंका को, ठीक है. इसी तरह से बहुत सारे स्ट्रेट होते हैं. फॉर एग्जांपल बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है. तो ये अमेरिका को किससे करता है? एशिया से कनेक्ट करता है, ठीक है. देन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करता है. तो ये गल्फ़ कंट्रीज़ जो है वहाँ पर लोकेटेड है, ठीक. एक है 9 डिग्री चैनल, ये भी एक स्ट्रेट है. तो ये करावत्ती और मिनीकॉय इन दोनों के बीच है. एक होता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है. तो ये किसे करता है? अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है, ठीक है. एक होता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, तो ये यूरोप को एशिया से अलग करता है. और एक होता है बास स्ट्रेट जो कि क्या करता है? ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से सेपरेट करता है. देन एक होता है डेविस स्ट्रेट जो कि ग्रीनलैंड को कनाडा से सेपरेट करता है. अब देखिए कह रहा है कि सोनपुर कैटल फेयर जो होता है वो कहाँ पर होता है, किस स्टेट में होता है? तो ये होता है बिहार में. तो बिहार के बारे में कि बिहार का स्टेट एनिमल क्या है? तो बिहार का स्टेट एनिमल है गौर. देन इनकी बर्ड क्या है? स्टेट बर्ड, तो वो है स्पैरो. इनका ट्री क्या है? पीपल का पेड़, ठीक है. और इनका स्टेट फ्लावर क्या है? दैट इज़ द मैरीगोल्ड. और इनका स्टेट फ्रूट क्या है? तो दैट इज़ मैंगो. ओके.
अब देखिए कह रहा है कि अंगूर की खेती मतलब कल्टीवेशन, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स, वो किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं विटीकल्चर को, विटीकल्चर को। अच्छा, पिसीकल्चर क्या होता है? ये होता है फ़िश फार्मिंग, ये फ़िश से रिलेटेड होगा। सेरीकल्चर किससे रिलेटेड होता है? सिल्क वॉर्म से, सिल्क वॉर्म को रियर करने से, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर ये वही जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो गार्डन में उगाए जाते हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एट प्रेजेंट व्हाट इज़ द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद। तो 160 है जो स्ट्रेंथ सैंक्शनड है, वो है 160 जजेस। कहाँ पर? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 बेंचें, एक तो खुद इलाहाबाद में है और दूसरी बेंच जो है वो कहाँ है? वो है लखनऊ में, ठीक है। और अभी जो हैं एट प्रेजेंट 5 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, ठीक है। 25 हाई कोर्ट है इंडिया में। और जैसे इसमें 160 जजेस हैं, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट है, तो उसमें कितने होते हैं? 33 + 1 मतलब 33 तो जज होते हैं। और एक कौन होता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और अब देखिए वो कह रहा है कि हमारे यूपी के जो थे फर्स्ट CM कौन थे? तो वो थे श्री गोविंद बल्लभ पंत, ये हमारे फर्स्ट CM थे। और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हैं करंट CM। और कौन से नंबर के हैं? ये 21st चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के। और इनका असली नाम है अजय मोहन बिष्ट, ठीक है, अजय मोहन सिंह बिष्ट, अजय मोहन सिंह बिष्ट। और अगर वो पूछे कि फर्स्ट वुमेन CM ऑफ यूपी कौन थी, तो वो थी सुचिता कृपलानी। और उसके बाद और कौन सी रही हैं? मायावती। वुमेन CM की बात होगी तो मायावती रही हैं। अच्छा, एट प्रेजेंट गवर्नर ऑफ यूपी कौन है? तो वो है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। अब देखिए वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लैक्टिक एसिड। तो कर्ड, कर्ड जो होता है इसमें लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। विनेगर में कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। और टमारिंड में कौन सा होता है? इसमें होता है टार्टारिक एसिड, ठीक है। ऑल्सो लैक्टिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो बॉडी का फ्यूल होता है, जब इंटेंस एक्सरसाइज होती है तो बॉडी का फ्यूल जो होता है वो ये लैक्टिक एसिड ही होता है, ठीक है। तो जो हमारी मसल्स बिल्डअप होती हैं, मसल्स बिल्डअप बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड कब बनता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। अब देखिए वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया। तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। नाउ यू डू नॉट कंफ्यूज इट विद 26 जनवरी। 26 जनवरी को जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, ठीक है, ये लागू हुआ था। लेकिन 26 नवंबर को देखो, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, संविधान जो है उसको अपनाया गया था, अपनाया गया था, अपनाया गया था, ठीक है। इट वाज अडॉप्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अडॉप्ट किया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान को लागू करा गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड इन द एंटायर कंट्री। तो 26 जनवरी को होता है रिपब्लिक डे, ठीक है। और ये 26 नवंबर को होता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। देखिए वो बोल रहा है कि ममल्लापुरम उत्सव जो है वो फेस्टिवल कहाँ का है। अब देखिए कुछ टाइम पहले एक जगह है तमिलनाडु में, महाबलीपुरम, और यहाँ पर जो है ममल्लापुरम नाम से भी एक जगह है, मल्लापुरम। तो यहाँ पर काफ़ी टेम्पल्स हैं, एंशिएंट टेम्पल्स हैं, एंशिएंट साइट्स हैं। तो ममल्लापुरम कहाँ पर होगा? तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता होगा, तो तमिलनाडु इज़ द आंसर। और टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु,
तमिलनाडु का स्टेट एनिमल क्या है? व्हाट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु? सो इट इज़ नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर। और बर्ड कौन सी है? दैट इज़ एमराल्ड डव, एमराल्ड डव। और पेड़ कौन सा है? पाम का पेड़। और फ्रूट कौन सा है? जैक फ्रूट, जैक फ्रूट। अब देखिए वो बोल रहा है कि इनमें से जो है फ़िलीपींस की राजधानी कौन सी है? ठीक है, तो फ़िलीपींस की राजधानी है मनीला। और मनीला में एक बहुत इम्पोर्टेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके हेडक्वार्टर्स। ओके, तो ये कहाँ है? ये मनीला में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक बना कब था? 1966 में। तो इट प्रोवाइड्स इजी लोन्स टू इट्स मेंबर कंट्रीज़। ठीक है, मेंबर कंट्रीज़ को इजीली लोन अवेलेबल कराता है। नो अबाउट अदर्स, दिस जकार्ता। तो जकार्ता किसका है? इंडोनेशिया। नो, ये इंडोनेशिया की हुआ करती थी, लेकिन इंडोनेशिया ने ये बोला है कि धीरे धीरे इसकी कैपिटल जो है वो डूबती जा रही है। तो इंडोनेशिया ने एक नई कैपिटल जो है इसको अनाउंस करा है, दैट इज़ नुसांतारा, नुसांतारा। नाउ दिस कुआलालंपुर, इट इज़ द कैपिटल ऑफ मलेशिया, वेयर इज़ बैंकॉक इज़ द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। राष्ट्रीय एकता दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट इन इंडिया? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डेप्यूटी पीएम एंड द होम मिनिस्टर एंड द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर ये नेशनल यूनिटी डे हम लोग 31 अक्टूबर को मनाते हैं। और इनके उपलक्ष्य में एक 182 मीटर टॉल हाईएस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसका उद्घाटन हुआ था केवड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। ठीक है, और ये कौन सी कंपनी ने बनाई थी? L&T ने इसको बनाया था। और कौन इसके स्कल्प्टर थे? वो थे राम वी सुतर। ठीक है, और इसका उद्घाटन कब किया गया था? ऑन द 143rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल। अब देखिए चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो चंद्रयान 3 का लैंडर तो विक्रम ही था, लैंडर जो था इसका विक्रम था, और नाम वही रखे गए थे। और जो रोवर था एज ऑफ चंद्रयान 2 वो था प्रज्ञान। तो अगर वो पूछता रोवर तो आता प्रज्ञान, और उसने पूछा लैंडर तो लैंडर जो है वो था विक्रम। अब लैंडर कौन होता है? जो चांद की सरफेस पर क्या करेगा? लैंड करेगा। ओके, अब इसके अंदर से रोवर क्या होता है? इसके अंदर एक रोवर होता है जो कि यहाँ से निकल के चांद की सरफेस पर जाएगा और उसके सैंपल्स क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स हाउ मेनी महाजनपदास वर देयर? तो कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। और इनमें से कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे काशी था जिसकी द कैपिटल ऑफ बनारस, एंड अंग था जिसकी कैपिटल क्या थी? चंपा। देन मगध था, ठीक है, जिस विद कैपिटल पाटलिपुत्र। और वत्स था विद कैपिटल कौशाम्बी। तो इस तरह से करते करते टोटल कितने महाजनपद थे? 16। अब ये लिस्ट ऑफ महाजनपद है अलॉन्ग विद देयर कैपिटल, सो यू शुड ट्राई टू लर्न देम एंड मेमोराइज देम एंड रिपीट देम अगेन एंड अगेन। देखो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, वो बोल रहा है कि क्या इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो क्या थे? म्यांमार की। अब करेंसी ये है, और म्यांमार की कैपिटल क्या है? ने पी डाओ। ओके, नाउ अफ़गानिस्तान, इसकी करेंसी क्या है? अफ़गानी। ओके, टर्की, इसकी करेंसी क्या है? लीरा, और कैपिटल क्या है? अंकारा। एंड श्रीलंका, इसकी करेंसी है रुपी, और श्रीलंका की कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका की 2 कैपिटल है। तो एक तो है इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल और एक है इसकी एग्जीक्यूटिव
एंड जुडिशियल कैपिटल। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल तो वो है जो सबको पता होती है, कोलंबो। लेकिन इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल के बारे में नहीं पता होता, वो क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। तो ये है इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल। देखिए, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट इन इंडिया? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को, ठीक है। इसकी थीम क्या है? अगर मैं थीम के बारे में बात करूँ तो थीम है इसकी डिजिटल जनरेशन, आवर जनरेशन, आवर टाइम इज़ नाउ, ठीक है। ये इसकी क्या है? थीम है। और अगर मैं बात करूँ इसी से रिलेटेड इंटरनेशनल वुमेंस डे की, तो वो कब होता है? वो होता है 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च को। अब इसकी थीम क्या है? इंस्पायर इंक्लूजन। इंस्पायर, देखिए कह रहा है मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया? तो ये हुई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA। यार पासपोर्ट है, पासपोर्ट से रिलेटेड है तो MEA ही करेगा। अच्छा, इसके हमारे मिनिस्टर कौन है? S जयशंकर। और इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? तो दो हैं, एक तो है मीनाक्षी लेखी, ओके, और एक हैं वी मुरलीधरन, ओके। तो ये दो हैं। तो एम पासपोर्ट सेवा ऐप किसने लॉन्च करा था? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन इंडिया? तो परमवीर चक्र। देखिए ऑर्डर ये रहता है अवार्ड्स का, मिलिट्री अवार्ड्स का, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ओके। तो परमवीर चक्र जो है अब तक 21 बहादुरों को मिल चुका है, 21 शहीदों को मिल चुका है। और जिनमें से सबसे पहला नाम आता है मेजर सोमनाथ शर्मा का, मेजर सोमनाथ शर्मा। और ये कहाँ से? ये कुमाऊँ रेजिमेंट से थे, ही वॉज फ्रॉम द कुमाऊँ रेजिमेंट। और एक इकलौते फ्लाइंग ऑफिसर जिनको PVC मिला है, बाकी सब मेनली आर्मी वालों को मिला है, लेकिन एयर फोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों, इनको भी परमवीर चक्र से दिया जा चुका है सम्मान, ठीक है। और इन्होंने किस में पार्टिसिपेट किया था? इंडो पाक वॉर, ओके। देखिए पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसका चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ स्टेट से मतलब क्या है? राज्यसभा, ओके, राज्यसभा। और राज्यसभा को कौन प्रिसाइड करता है? द वाइस प्रेसिडेंट, ओके, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ही इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे इन इंडिया? तो 12 जनवरी, 12 जनवरी जो होता है वो नेशनल यूथ डे की तरह हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये होती है एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। और इसकी थीम क्या है? अराइज, अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। ये इस बार की 12 जनवरी 2024 की नेशनल यूथ डे की थीम है, ठीक है, अराइज, अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। अब देखिए हम्पी डांस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हम्पी है क्या? हम्पी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और कहाँ पर है ये? इट इज़ इन कर्नाटका।
तो ऑब्वियसली ये डांस जो होगा वो कहाँ पर, वो भी कहाँ पर होगा, कर्नाटका में। तो आंसर इज कर्नाटका। ओके, नाउ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये किस प्लेस पर है, तो ये है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र। ओके, देखिए दुधवा नेशनल पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में और कौन सा नेशनल पार्क है, एक तो है पीलीभीत नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क, और उत्तर प्रदेश में एक है अमानगढ़, अमानगढ़ नेशनल पार्क, जो कि एक्सटेंशन है जिम कॉर्बेट का ही, जिम कॉर्बेट का एक्सटेंशन है। और जिम कॉर्बेट कहाँ है, ये है उत्तराखंड में, लेकिन अमानगढ़ कहाँ है, ये है यूपी में। और मेरठ में एक है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। So thank you everyone for watching this video. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो, ताकि आगे और भी इस तरह की वीडियोस, क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।